विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो हम जानते हैं कि आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती है। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती है जो वक्रित या सीधी होती है। तो आज विद्युतीय फ्लक्स में पढ़ेंगे जो विद्युतीय बल रेखाओं से ही रिलेटेड है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो विद्युतीय फ्लक्स का है विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को क्या कहेंगे? हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है? ऐसे कह लीजिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विथ लिंक्ड परपेंडिकुलर सरफेस। तो यहाँ कहेंगे विद्युतीय फ्लक्स में कि विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युतीय बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स से कहा जाता है। अब यहाँ देखा गया कि विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र में ही विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत, क्योंकि किसी सतह का जो डायरेक्शन होता है वह लंबवत बताया गया है। एरिया वेक्टर में आपको बताया गया है कि एरिया वेक्टर में क्या एरिया का डायरेक्शन सतह के लंबवत होता है। इसीलिए इसमें यहाँ कहा गया कि विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। ऐसे सतह है और इस सतह के लंबवत गुजरने वाला बल रेखा, तो इस सतह के लंबवत गुजरने वाला बल रेखा आपका ऐसे ही बल रेखाएं निकट होती है तो विद्युतीय क्षेत्र मजबूत होता है। बल रेखाएं दूर दूर होती है तो विद्युतीय क्षेत्र कमजोर होता है। तो कहने का अर्थ रहा कि सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो देखिएगा ऐसे है यहाँ, तो विद्युतीय फ्लक्स में कि ऐसे यहाँ बल रेखा गुजर रहा है, लेकिन इसी चीज को जब हम ऐसे कर देते हैं, यानी इसको झुका देते हैं, ऐसे कर देते हैं इस सरफेस को, तो जब ऐसे करते हैं तो बल रेखाएं कम गुजरती है। अब यहाँ देखिएगा इस सरफेस से बल रेखाएं 1 2 3 4 5 6 गुजरा। इस सरफेस से बल रेखाएं 1 2 3 गुजरा, बाकी बल रेखाएं नहीं गुजरती है। इसका मतलब रहा कि इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाएं अधिक है, तो इसमें विद्युतीय फ्लक्स अधिक होगा। यानी इसमें विद्युतीय फ्लक्स, इस सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स अधिक होगा। इस सतह से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं कम है, तो इस सतह से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कम होगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती है। अब आपको बतलाया जा रहा है सपोर्ट डेट, जैसे आपको क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। आपने देखा कि अगर ऐसे सरफेस हो, इसमें बल रेखाएं अधिक गुजर रही है, लेकिन इस सरफेस
इस सरफेस को परपेंडिकुलर से ऐसे झुका दे हम, इसको ऐसे कर दे सपोज दैट, इसी सरफेस को ऐसे झुका दे हम, ऐसे झुका दे, इसी चीज को हम ऐसे ऐसे झुका दें, तो इस स्थिति में बल रेखाएं कम गुजरेगी। तो जिस सतह से बल रेखाएं अधिक गुजरती है, उस सतह से विद्युतीय फ्लक्स अधिक होता है। जिस सतह से विद्युत बल रेखाएं कम गुजरती है, उसमें विद्युतीय फ्लक्स से कम होता है। तो कहने का अर्थ रहा कि विद्युतीय फ्लक्स, अब आप कहिएगा कि सतह के लंबवत कहा जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, तो इसके बाद आप विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक प्रयोग है, ऐसे हम दिखाते हैं आपको, ऐसे, या विंडो है, खिड़की है, सपोज दैट मान लीजिए ऐसे, अगर खिड़की है, सनलाइट इधर से पास कर रहा है या एयर पास कर रहा है, सपोज दैट ऐसे एकदम फ्रंट परपेंडिकुलर इसके फ्लो कर रहा है एयर, तो ऐसे रहेगा तो अधिक फ्लो करेगा। इसी चीज को अगर हम ऐसे कर दें तो कुछ एयर जो होंगे, कुछ एयर ऐसे ऊपर से निकल जाएंगे, इसके ऐसे कर देंगे तो इससे बहुत कम एयर जाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे सतह को, इसके सतह के परपेंडिकुलर अगर ऐसे हम करते हैं तो इस स्थिति में एयर ऊपर से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा, इससे होकर नहीं गुजरता है। सबसे अधिक गुजरेगा कब, जब यह परपेंडिकुलर अवस्था में ऐसे होता हो। अब देखिए इस सतह का डायरेक्शन लंबवत इस साइड में, इस सतह का लंबवत इस साइड में, एयर जब एंट्री होगा तो सीधे पार कर जाएगा। लेकिन जब इसको ऐसे करेंगे तो एयर हो या सन का लाइट हो, ऐसे जैसे करते जाएंगे तो ऐसे क्या होगा, इसमें कम इंटेंसिटी, इसमें क्या होगा, कम लाइट पार करेगा, कम एयर पार करेगा। तो कहने का अर्थ रहा कि यहाँ इससे क्लियर हो रहा है कि सतह तो अब यहाँ इससे क्लियर हो रहा है कि सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहेंगे हम, विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा, तो अगर कोई सरफेस है, सपोज दैट ऐसे सरफेस है, अब इसमें बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है। अब बताइएगा, यहाँ है एक सरफेस है ऐसे, इसमें बल रेखाएं 3 हैं। अब बताइएगा तो इसमें बल रेखाएं 1 2 3 4 5, इसमें बल रेखाएं 1 2 3, इसमें बल रेखाओं के समूह, इसमें गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसको इसमें अगर फाई1 विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है, इससे क्या है, फाई2 विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है, तो क्या कहेंगे हम कि फाई1 ग्रेटर देन फाई2, यानी इस सतह से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स इस सतह से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स से अधिक है। विद्युतीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं हम, फाई से। अब रहा आपका कि यहाँ देखिए, इस समझने के लिए बताया गया। अब विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए, विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र देखिएगा। तो यदि यहाँ देखिए आप कि विद्युतीय बल रेखाएं, यानी विद्युतीय बल रेखाएं अधिक होगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी फाई विद्युतीय फ्लक्स को किससे, फाई से, फाई समानुपाती ई, यानी विद्युत बल रेखाएं अधिक होगा तो फ्लक्स अधिक होगा। यानी विद्युत बल रेखाएं कब अधिक होगी, जब विद्युतीय क्षेत्र अधिक होगा। तो विद्युत बल रेखाएं कब अधिक होगी, जब विद्युतीय क्षेत्र अधिक होगा। तो यहाँ देखिए आप कि यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा था कि इसमें बल रेखाएं कितनी हैं, 3 है, इसमें बल रेखाएं कितनी है, 5 है। तो यहाँ क्या है, बल रेखाएं अधिक तो फ्लक्स अधिक, फ्लक्स अधिक, इसमें बल रेखाएं कम तो फ्लक्स कम। यानी इसकी विद्युतीय क्षेत्र क्या है, इसका विद्युतीय क्षेत्र इसके विद्युतीय से अधिक है, क्योंकि बल रेखाएं इसमें कम है, इसमें बल रेखाएं अधिक है। तो जिसमें बल रेखाएं अधिक तो विद्युतीय क्षेत्र अधिक। तो यहाँ पहला क्या रहा, फाई समानुपाती ई। दूसरा रहा, एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एरिया छोटा बन लेते हैं तो बल रेखाएं छोटी जाएगी, कम जाएगी बल रेखाएं, उस सतह से कम गुजरेगी बल रेखाएं। अब यहाँ क्या कहिएगा
कि विद्युतीय फ्लक्स जो फाई होता है वह एरिया के समानुपाती होता है। पहला विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र के समानुपाती, दूसरा विद्युतीय फ्लक्स एरिया के समानुपाती होता है, तीसरा आपको बतलाया जा रहा है कॉस थीटा। देखिएगा आपको कुछ फॉर्म बतला रहे हैं फिगर में। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसका एरिया भी यही होगा, क्योंकि एरिया जो होता है सतह के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें ई और ए जो है, ई और ए, इसका एरिया भी यही है। और इसका आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालें तो सतह से परपेंडिकुलर खींचे, तो ई और ए तो ऐसे करते हैं। इसमें ई और ए सेम डायरेक्शन में है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें ई और ए जो है सेम डायरेक्शन में है, एरिया और क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसमें सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक बल रेखाएं गुजरेगी। तो इस ई और ए सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ई और ए सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ऐसे है यहाँ सेम डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर ऐसे है, सपोज डेट इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे है, इधर वाला का इधर होगा। जब सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे है इसमें क्या होगा, एयर जाए, सनलाइट जाए या बल रेखाएं जाए, मान लीजिए सपोर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बल रेखाएं जाए तो इसके क्या होगा, समानांतर होगा, इसके पैरेलल में होगा। यानी जो डायरेक्शन ऐसे, जो डायरेक्शन इसका है उसी डायरेक्शन बल रेखा का है। यानी ई और ए क्या है, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। और सबसे अधिक ई और ए जब क्या है सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो सबसे अधिक बल रेखाया जा रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड परपेंडिकुलर सरफेस के, और बल रेखा ऐसे जाएगी तो इसके पैरेलल होगी, तो इसके एक यानी ई और ए एक ही दिशा में होगा, तो सबसे अधिक बल रेखाएं जाएगी। इसी को ऐसे तिरछा कर देंगे तो कुछ बल रेखा इसमें न जाकर ऐसे निकल जाएगी ऊपर से। तो कहने का अर्थ रहा कि ई और ए जब तक सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम बल रेखाएं इससे पार कर रही है। इससे सरफेस को हम जैसे ही क्या करते हैं, ऐसे झुकाए, उस स्थिति में कम बल रेखाएं जाएंगे, ऐसे कम बल ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल बल रेखाएं नहीं जाती है। और यह क्या होता है, बल रेखाएं या तो ऐसे चली जाती है या ऐसे चली जाती है। सपोज डेट मान लीजिए कि ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर ई है, मान लीजिए हथेली सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर ई है, इसका परपेंडिकुलर ई है, लंबवत इसका लंबवत ई, इसका लंबवत ई। अगर मान लीजिए कि बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड है, बल रेखाएं इससे गुजर रही है, तो अगर ऐसे होगा, ऐसे बल रेखाएं जाएगी, बल रेखाएं ऐसे अगर गुजर रही है तो सबसे अधिक कब होगा, जब यह सीधा है ऐसे, सबसे अधिक बल रेखाएं इससे जुड़ेगी सतह से। तो सबसे अधिक बल रेखाएं जब इस सतह से जुड़ेगी तो सबसे अधिक विद्युतीय फ्लक्स लिंक्ड होगा इस सतह से, यानी सबसे अधिक विद्युतीय फ्लक्स गुजरा। लेकिन जैसे ही हथेली को ऐसे किए तो बल रेखाएं कुछ कम गुजरेगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे की और कम बल रेखाएं गुजरेगी, ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, बल रेखाएं ऐसे पार कर जाएगी। यानी सतह गुजरेगी लेकिन सतह से नहीं गुजरेगी, सतह से ज़्यादा कब गुजरेगी, जब ऐसे होगा, सतह से गुजरना है इसकी ऐसे। तो देखिएगा आपको बतलाया जा रहा है कि जब सरफेस के लंबो डायरेक्शन होता है, तो जब सरफेस का एरिया वेक्टर ए का दिशा और विद्युतीय क्षेत्र ई सेम डायरेक्शन में हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए कि एरिया वेक्टर इसका ई रहा इधर परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका इस पर, और इस सेम रहा ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं गुजरे, तो उस स्थिति में क्या होगा, बल रेखाएं मैक्सिमम गुजरेगी। यहाँ देखिएगा इस सरफेस को हमने ऐसे इंक्लाइन किया थीटा एंगल पर, तो यहाँ ई और ए एक ही दिशा में है, इस सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ ई और ए सरफेस को झुका दिए तो यहाँ क्या बना, एंगल बना थीटा। यहाँ इस सरफेस को हमने ऐसे लंबवत न करके ऐसे कर दिया तो बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, गुजर रही है लेकिन सतह से होकर नहीं गुजर रही है। तो अब यहाँ क्या होगा आपका, तो यहाँ देखेंगे हम कि थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू, अब थीटा माने सतह ऐसे हो गया, ऐसे सतह हो गया, तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन तो ये होगा आपका,
ए का डायरेक्शन तो ई हुआ, ये तो ई रहा आपका, ए का डायरेक्शन ई रहा, ऐसे रहा। और बताइए ई का डायरेक्शन ऐसे रहा, आई सरफेस का डायरेक्शन ऐसे रहा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या रहा आपका 90 डिग्री। देखिएगा यह बतला रहा है कि जब ई और ए यानी सतह ए का एक ई विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है विद्युतीय क्षेत्र है, और ए जो है मानी सरफेस है, और सरफेस से जितना ही बल रेखा गुजरेगा उतना ही विद्युतीय फ्लक्स अधिक हुआ। तो जब ऐसे होगा यानी एकदम, तो देखा जा रहा है कि सबसे अधिक क्या रहा कि सबसे अधिक बल रेखाएं सतह से ऐसे, देखें यहाँ कि सतह ऐसे है तो बल रेखाएं अधिक गुजरेगी, इससे गुजरेगी मतलब इससे अधिक लिंक होगी, इससे अधिक होकर गुजरेगी। ऐसे बल रेखाएं यहाँ से यहाँ ऐसे अधिक इससे जुड़ेगी, इससे संबद्ध अधिक बल रेखाएं पास करेगी। ऐसे करे तो इससे होकर संबद्ध कम बल रेखाएं पास करेगी, ऐसे कर दिए तो बिल्कुल बल रेखाएं पास नहीं करती है। एक बात ख्याल रखिएगा कि यहाँ थीटा 0 डिग्री, तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री का जब ई और ए सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे उस स्थिति में अधिक बल रेखाएं गुजर रही है। तो अब बताइए थीटा बराबर 0 डिग्री में अधिकतम मान किसका होता है कोस थीटा का। यहाँ देखिएगा यहाँ 0 डिग्री में अधिकतम मान होता है कोस थीटा का 1। यहाँ बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, ऐसे है तो बल रेखाएं नहीं गुजर रही है। तो कब नहीं गुजरती है जब थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, जब इस एरिया का इस सरफेस का जब डायरेक्शन निकाले एरिया डायरेक्शन, तो ए ऊपर रहा, ई इधर ऐसे मिला आपका, तो ई और ए के बीच कितना एंगल बना 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो रहा है तो इस सरफेस से बल रेखाएं बिल्कुल नहीं गुजर रही है। जब क्या है ई और ए क्या है सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो सबसे मैक्सिमम बल रेखाएं गुजर रही है। तो तीसरा कहेंगे कि फाई समानुपाती कोस थीटा। अब क्या करेंगे इन तीनों को मिला देंगे, फाई समानुपाती ई, फाई समानुपाती ए, फाई समानुपाती कोस थीटा। यानी विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, विद्युतीय फ्लक्स एरिया के भी समानुपाती होता है। बड़ा एरिया तो विद्युतीय फ्लक्स बड़ा गुजर सकता है, बड़ा एरिया होगा तो विद्युतीय फ्लक्स ज्यादा गुजर सकता है। यहाँ फाई समानुपाती कोस थीटा, यानी कोस का मान कोस में थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री, यहाँ थीटा 0 डिग्री है तो सबसे अधिकतम विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन थीटा जब 90 डिग्री है तो सबसे कम विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को मिलाने से, समीकरण 1, 2 तथा 3 को मिलाने से क्या हुआ, 1, 2 तथा 3 को मिलाने से यहाँ क्या लिखेंगे हम, फाई समानुपाती ई ए कोस थीटा। अब बताइएगा कि फाई बराबर क्या रहा आपका, के कॉन्स्टेंट लिखेंगे, के का मान 1 होगा, यहाँ लिख देंगे ई ए कोस थीटा। फाई बराबर क्या रहा, इसको मिटा रहे हैं, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। अब देखिएगा तो ई ए कोस थीटा देखें, थीटा जब 0 डिग्री हुआ तो अधिकतम फ्लक्स हुआ कोस 0 का मान 1 होता है, सबसे अधिकतम मान कोस 0 का होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, उस स्थिति में विद्युतीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो फाई बराबर क्या है आपका ई ए कोस थीटा। इसको आप पढ़े होंगे, इसको लिख सकते हैं कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लेंगे। आप पढ़े होंगे 11th में डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी आप देखिए यहाँ कि फाई बराबर ई ए कोस थीटा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आपको ख्याल रखना चाहिए यहाँ ई ए कोस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या होगा, अधिकतम विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, यानी उस सतह से अधिकतम क्या है विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। थीटा बराबर 90 डिग्री पर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। अब आपको बतलाया जाएगा कि आखिर विद्युतीय फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या है, विद्युतीय फ्लक्स का बीमा क्या है, इससे बात। तो अब यहाँ बताएंगे हम कि विद्युतीय फ्लक्स से विद्युतीय
फ्लक्स का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक। तो विद्युतीय फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या हुआ, फाई बराबर ई ए, फाई बराबर ई क्या है, न्यूटन पर कूलम क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, क्या रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या एक और होता है ई का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और मीटर स्क्वायर यहाँ क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो कहिएगा विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। विद्युतीय फ्लक्स की बीमा, तो बीमा डायमेंशन क्या होगा, किसका डायमेंशन, तो विद्युतीय फ्लक्स का डायमेंशन, तो फाई बराबर आप देखें ई ए, फाई बराबर ई का बीमा आप पढ़े होंगे, ई बराबर एफ बाई क्यू पढ़े, ई बराबर एफ बाई क्यू में एफ का बीमा आप पढ़े एम एल टी माइनस टू, क्यू का बीमा पढ़े आई टी, ई का बीमा रहा एम एल टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन, ई का बीमा है। तो यहाँ से लिखेंगे एम एल टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन, और एरिया का बीमा रहा आपका एल स्क्वायर। तो अब देख लिया आप कि यहाँ ई का जो बीमा रहा आपका एम एल टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन, और एरिया का एल स्क्वायर। विद्युतीय फ्लक्स का बीमा आया एम एल क्यू टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन। तो विद्युतीय फ्लक्स का क्या रहा आपका बीमा रहा। तो विद्युतीय फ्लक्स के बीमा में आप देखें कि एम एल क्यू टी के पावर माइनस थ्री आई के पावर माइनस वन। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। विद्युतीय फ्लक्स कौन राशि है, अदिश राशि है, याद रखिएगा। विद्युतीय फ्लक्स यानी विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती है। अब रहा किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जितना ही किसी सतह से जितना ही अधिक क्या होगा, बल रेखाएं लिंक्ड होगी, जितना ही अधिक बल रेखाएं जुड़ेगी उस सतह से, उतना ही क्या होगा, उस सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान अधिक होगा। तो यही रहा विद्युतीय फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स में देखा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा सतह के क्षेत्रफल सदिश तथा सतह के क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का एंगल थीटा हो, तो इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई कोस थीटा होगा। अब यहाँ देखिएगा कि अगर सतह प्लेन हो तब ऐसे होता है, फाई बराबर ई कोस थीटा। ई कब होगा, जब सतह प्लेन हो, समतल हो, उस स्थिति में होता है। लेकिन जब सतह क्या हो, जब सतह समतल न हो, अनियमित हो, तो माने अनियमित हो सतह वन सतह वैसे अनियमित हो, तो उस स्थिति में क्या है, छोटे छोटे भाग लेंगे। उस अनियमित सतह के क्या लेंगे, हम छोटे छोटे भाग लेंगे, और छोटे छोटे भाग से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। माने सतह है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजरा, तो इसका ए क्या होगा, तो ए तो हमेशा पढ़े कि सतह के परपेंडिकुलर होता है। ए का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, ए का जो डायरेक्शन होगा, या इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ इसका डायरेक्शन स्मॉल है, तो स्मॉल के डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, डीएस से। किसे लिखते हैं, स्मॉल एरिया के डायरेक्शन को किसे लिखते हैं हम, डीएस से। अब बताइएगा ये क्या रहा आपका, ये डीएस रहा, और डीएस का डायरेक्शन रहा। यहाँ क्या रहा, एरिया है, अब इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहाँ क्या स्मॉल एरिया लेंगे। जब भी कोई अनियमित शेप हो तो स्मॉल एरिया से गुजरने वाला बल रेखा लेंगे। तो अब बताइएगा यहाँ स्मॉल एरिया का क्षेत्रफल क्या है आपका, डीएस इसका डायरेक्शन है, इसका क्या है क्षेत्रफल यहाँ डीएस है। उसी तरह क्या है, ये स्मॉल एरिया है, इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, इसका क्षेत्रफल क्या है, डीएस रहा यहाँ, और ई क्या रहा आपका, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन रहा। यहाँ क्या है, ई रहा, इसका परपेंडिकुलर क्या है, डीएस के डायरेक्शन रहा, डीएस एरिया रहा। ई कब, ई सब सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ई जब होता है समतल सतह के लिए, प्लेन सरफेस के लिए। लेकिन ई क्या है, जब कोई प्लेन सरफेस ना हो तो उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, यानी जब कोई प्लेन सरफेस ना हो, अनियमित सरफेस हो, तो हम छोटे छोटे भाग में ई और डी निकालेंगे।
तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इसका एंगल जो है सरफेस के साथ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाता है। डीएस जो है ई के साथ है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाया क्योंकि सतह से परपेंडिकुलर खींचा गया। तो हमने ई इसके परपेंडिकुलर क्या है, एरिया का परपेंडिकुलर खींचा है इसे डीएस। तो ई और डीएस के बीच का जो एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब बल रेखाएं सतह में एंट्री कर रही है, अब किसी पदार्थ से बल रेखाएं क्या है, निकल रही है, तो निकल रही है तो उस स्थिति में ई और डीएस का भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ 90 डिग्री से अधिक हुआ, यहाँ 90 डिग्री से कम रहा, यहाँ बल रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ 90 डिग्री से ई और डीएस के बीच क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बना, न्यून कोण बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी। यहाँ जो हो रहा है वह 90 डिग्री, यहाँ जो है देखिएगा एक्यूट एंगल हो रहा है 90 डिग्री से कम मान हो रहे हैं। जबकि जब बल रेखाएं प्रवेश कर रहा है, जब बल रेखाएं प्रवेश कर रहा है उस स्थिति में ई और डीए का बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। लेकिन जब पदार्थ से बल रेखाएं निकल रही है उस स्थिति में कैसा पदार्थ, यानी विद्युतीय क्षेत्र, तो जब विद्युतीय क्षेत्र से बल रेखाएं निकल रही है उस स्थिति में ई और क्या है, एरिया के बीच, यहाँ स्मॉल एरिया को डीएस से लिखे, किससे लिखे, डीएस से लिखे, एरिया को ए से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ स्मॉल एरिया किससे लिखा हमने, डीएस से लिखा गया। तो यहाँ डीएस और ई के बीच का एंगल कितना रहा, 90 डिग्री से कम रहा। तो जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में बल रेखाएं गुजरती है और उसके सतह अनियमित हो, इरेगुलर हो, तो निकलने वाली जो बल रेखाएं होती, जब प्रवेश करने वाली बल रेखाओं में देखा जाता है तो ई और डीएस के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। और यहाँ जब निकलने वाली बल रेखाएं जो होती है, यहाँ देखिएगा, तो बल रेखाएं प्रवेश कर रही, इधर निकल रही है, प्रवेश करने वाले में बल रेखाएं जो होती है और ई के बीच का जो एंगल होता है, यहाँ देखिएगा ई और डीएस का बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, और निकलने में क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब 90 डिग्री से जो अधिक मान होता है कॉस में, वो क्या होता है आप जानते हैं, निगेटिव होता है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस स्थिति में कॉस थीटा का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी इस स्थिति में विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन वही जब बल रेखाएं निकल रही है, बल रेखाएं पदार्थ से निकल रही है किसी ऑब्जेक्ट से, उस स्थिति में क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में कोस थीटा का मान पॉजिटिव होगा। तो अब याद रख लीजिएगा कि जब किसी पदार्थ में बल रेखाएं एंट्री करती है तो विद्युतीय फ्लक्स निगेटिव होता है, और जब किसी पदार्थ से बल रेखाएं निकलती हैं तो उस समय विद्युतीय फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई सतह अनियमित होता है उस स्थिति में जब बल रेखाएं पदार्थ में प्रवेश करती है तो विद्युतीय फ्लक्स निगेटिव आएगा, जब निकलती है पदार्थ से तो विद्युतीय फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अतः अनियमित सतह, तो अब बताइएगा नियमित सतह से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ये कोस थीटा, आप यहाँ देखिए। लेकिन अनियमित सतह से होकर गुजरने वाले बल रेखाएं जो होगी वो फाई बराबर